हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 ऑफ आवर 7-day इंग्लिश लर्निंग जर्नी। जैसा हमने फर्स्ट 3 वीडियोस में किया है वैसा ही इस वीडियो का भी पैटर्न रहेगा, where we'll have some grammar bits for you, some new words for you to learn, some interesting tips and practice exercises to make your English learning journey fun. So, let's begin. We will start with our first exercise, that is 5 ways to say. और आज का हमारा पहला सिनेरियो है when you want to apologize, जब आप किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं। So here are 5 ways of saying it. पहला है I apologize for my mistake, यानी कि मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। Next one is a formal one. I'm sorry for any inconvenience I have caused. और इसका मतलब है आप असुविधा के लिए खेद प्रकट कर रहे हैं। Next एक और formal apology है जिसमें आप कह सकते हैं My sincerest apologies. ये वाली अगेन बिजनेस इंग्लिश का पार्ट है एंड यू कैन यूज इट इन फॉर्मल ईमेल्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट है जो कि आप इनफॉर्मल सेटिंग्स में भी यूज कर सकते हैं। आई रिग्रेट व्हाट आई डिड एंड आई एम ट्रूली सॉरी। इसमें आप कह रहे हैं कि आपको पछतावा है उस चीज का जो आपने करी और आप उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। लास्ट वन इज प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई एक्शंस। और इसका मतलब है आप अपने सारे एक्शंस के लिए जो भी आपने किए उनके लिए माफी मांग रहे हैं। अब माफी आपने मांग ली, पर अगर आप माफ करने वाले हैं तो आप क्या कहेंगे? Here are 5 ways to say it's all right. First one is no worries, it's all good. No worries, it's all good. मतलब कोई बात नहीं, सब ठीक है। Next, it's fine, no need to stress. और इसका मतलब है कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब चीज ठीक है। Next, with a similar meaning is don't sweat it, everything's okay. Don't sweat it again एक फ्रेज है जो बहुत कॉमनली यूज होती है और उसका मतलब यही है it's fine, don't worry. Next, no problem, it's cool. ये बहुत इनफॉर्मल स्टेटमेंट है एंड आई वुड अर्ज यू नॉट टू यूज इट इन एनी फॉर्मल सेटिंग। लास्ट है you're forgiven, it's all right. मतलब आपने माफ कर दिया और अब सब ठीक है। पर मेक श्योर ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से कह रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि इस सेंटेंस में थोड़ा सा कर्ट टेक्सचर है, हल्का आपको रूड लग सकता है। इसलिए अगर आप पर्सन ऑफ अथॉरिटी हैं तो आप अपने से अंडर के लोगों के लिए ये यूज कर सकते हैं, बट यू कैन स्पेयर दिस सेंटेंस जब आप जॉब में अपने किसी सुपीरियर से बात कर रहे हैं। ऑलराइट, अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड इज मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस और इसका मतलब है हैविंग अ स्मूथ, sweet and pleasant sound, often used to describe music or voices. तो अगर आपको कोई आवाज बहुत अच्छी लग रही है, सुनने में बहुत मधुर लग रही है, तब आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे लता मंगेशकर की आवाज के लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर कोई बहुत अच्छा म्यूजिक हो, जैसे मोजार्ट की सिम्फनी को डिस्क्राइब करने के लिए आप कह सकते हैं what a mellifluous melody. Next word is perspicacious. Perspicacious. अब इसका मतलब होता है having a keen perception or understanding, able to grasp and analyze situations quickly and accurately. ये वर्ड आप किसी ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं जो कि बहुत जल्दी किसी सिचुएशन को भांप लेता हो, समझ लेता हो, और सिर्फ क्विकली नहीं बट करेक्टली भी सही से चीज को समझ लेता हो। उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है एक वर्ब obfuscate और इसका मतलब है to deliberately make something unclear, confusing or hard to understand by using complex language or oblique explanations. इसका मतलब है अगर कोई इंसान जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने की इच्छा से बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स यूज करे। फॉर एग्जाम्पल, कंफ्यूज करने की जगह वर्ड यूज करे obfuscate। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है supine और ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है lying face up or in a position of passivity, apathy or indifference। तो इस वर्ड के दो मतलब हुए। एक तो ये हुआ कि आप पीठ के बल लेटे हुए हैं और दूसरा मतलब ये है जो कि ज्यादा यूज होता है किसी ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि जरूरत के मौके पर आके आपको मदद तो नहीं करता बल्कि आपको उपेक्षा की नजर से देखता है, यानी इनडिफरेंस से देखता है अपने वीक मॉरल ग्राउंड की वजह से। सो नेक्स्ट टाइम यू एनकाउंटर सच अ पर्सन, डिस्क्राइब देम एज supine। नेक्स्ट वर्ड इज quixotic। और इसका मतलब है exceedingly idealistic, unrealistic and impractical, often pursuing noble goals with unrealistic or impractical methods। तो ये आप यूज कर सकते हैं किसी ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि बहुत आइडियलिस्टिक दुनिया में रहता है, रियलिटी से दूर और प्रैक्टिकल अप्रोच को फैक्टर इन ही नहीं करता। जैसे कोई आपसे कहे कि इस एग्जाम में पास होने के लिए आपको दिन के 24 घंटे पढ़ाई करनी होगी। अब उनका इरादा नोबल होता है बट जो वो अप्रोच आपको लेने को कह रहे हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल होती है। ऐसे इंसान को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग द वर्ड क्विक्सोटिक। और अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज रीड विद मी। इसमें मिलेगा आपको एक पैसेज which largely uses the 5 words that we've studied today. I will read it slowly so that you can read along with me और एक बार रीडिंग कंप्लीट होने के बाद आप वीडियो को पॉज करके पूरे पैसेज को दोबारा रीड कर सकते हैं इन अ फास्टर पेस बट मेकिंग श्योर आप सही जगह पॉजेस लें। So let's begin. In the serene garden, a mellifluous songbird perched high in the tree, its mellifluous tune filling the air with a sweet and mellifluous melody. As I listened, I couldn't help but feel perspicacious, appreciating the intricate harmony of nature. However, as the sun set and darkness descended, the shadows began to obfuscate the once clear path. Still, with unwavering determination, I continued forward, guided by the compass of my heart. This quixotic journey led me through the night, but with each step, I felt a sense of awe and wonder, knowing that even in the midst of uncertainty, there was beauty to be found. Now, let's move on to our next exercise, that is spot the correct statement. आपको 4 स्टेटमेंट में से बताना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही है। So, let's begin. आपको इन चारों में से बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है। And the answer is A. Her favorite color is blue. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जिसमें पंचुएशन के हिसाब से कौन सा सही है ये आपको बताना है। And the answer is A. I like to swim in the ocean. नेक्स्ट इसमें आपको वर्ब और टेंस की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। And the correct answer is B. नेक्स्ट इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्रीमेंट आपको चेक करनी है। पॉज करके यू कैन रीड ऑल द 4 स्टेटमेंट्स। And the correct answer here is C. He or she was the first to arrive at the party. Next,
इस क्वेश्चन में भी आपको करेक्ट पंक्चुएशन स्पॉट करनी है। And the correct answer is C, that demonstrates the correct punctuation in this context. अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज idioms, जो कि आपकी लैंग्वेज को और कलरफुल बनाते हैं। आज का idiom है hitting the books, और इसका मतलब किताबों को या किताबों से मारना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है to study intensively or to engage in serious and focused study sessions, often in preparation for an exam or academic endeavor. यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा सीरियस और फोकस्ड तरीके से बहुत सारी पढ़ाई करें, तब आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, ये इडियम यूज़ कर सकते हैं, hitting the books. For example, I've had my dinner and I would be hitting the books now. मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज थॉट फॉर द डे। लर्निंग इज द कंपास दैट गाइड्स अस थ्रू द लाइफ्स अनचार्टेड टेरिटरीज। इट नॉट ओनली एक्सपैंड्स आवर होराइजन्स बट also empowers us to navigate the challenges and seize the opportunities that lie ahead. यानी कि लर्निंग और नॉलेज से हमें अपनी लाइफ के अनजान रास्तों पर मदद मिलती है। उससे सिर्फ हमारी सोचने की क्षमता ही नहीं बढ़ती है, बल्कि जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं उनसे कैसे बहादुरी से सामना करना है, वो भी हमारी नॉलेज हमें सिखाती है। ऑन दैट नोट, कीप लर्निंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड and stay humble. And I will see you in a brand new video very soon.